नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड थ्योरम की। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है लेट जी आई वेयर आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n बी n ग्रुप्स एंड g इज द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दीज ग्रुप्स। लेट e i बी द आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप जी आई फॉर ईच i वेयर i इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। देन फर्स्ट प्रूव करना है अपने को फॉर ईच i hi is the set, this set where xi belongs to gi is a normal subgroup of g। सेकेंड पार्ट में अपने को प्रूव करना है hi is isomorphic to gi, that is hi is isomorphic to gi for all i। थर्ड पार्ट में अपने को प्रूव करना है each g belongs to g can be written uniquely as product of elements from h1 h2 up to hn। ओके, तो ये थ्योरम कह रही है कि अपने पास n ग्रुप्स हैं G1 G2 G3 से लेके Gn तक। G है वो इनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 एंड Gn। तो G के एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, मान लेते हैं कि इन जनरल बात करें तो ये इस टाइप के होंगे G1 G2 G3 एंड Gn। ये एक अपन ऐसे कलेक्शन बोल सकते हैं G1 से लेके Gn तक का। तो इनका सेट होगा G के एलिमेंट्स। ओके, तो अपने को फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि एक हमने सेट बनाया है एच आई जो कि जी का नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। सेकंड पार्ट में है कि जो सेट एच आई है वो आइसोमॉर्फिक टू जी आई होना चाहिए। थर्ड पार्ट में प्रूव करना है कि ईच जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। अगर हम कैपिटल जी का कोई एलिमेंट जी लें तो उसको हम H1 H2 H3 के प्रोडक्ट H1 H2 H3 से लेके Hn के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के रूप में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ है सिंस G इज द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 G2 अप टू Gn, देयरफॉर G इज रिटन इन दिस फॉर्म G1 क्रॉस G2 क्रॉस अप टू Gn इज ए ग्रुप फॉर कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गया? कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन का मतलब यानी कि जी के जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट मैं ले लेता हूँ x1 x2 से लेके xn। ठीक है, अगर इनको मैं इनका प्रोडक्ट करूँ तो वो आएगा G1 x1 G2 x2 एंड Gn xn। ये हुआ कंपोनेंट वाइज में, यानी G1 का कंपोनेंट G1 के कंपोनेंट से ही मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो G is a group for component wise multiplication and G is the set of this collection। G1 to Gn का एक कलेक्शन हो गया, इस तरीके के कलेक्शंस का सेट होगा वेयर जी आई बिलोंग्स टू कैपिटल जी आई, जहाँ पे जो ईच जी आई है वो कैपिटल जी आई से बिलोंग कर रहा है। अब फर्स्ट पार्ट अपने को दिया हुआ है गिवन दैट एच आई इज द सेट, दिस सेट E1 E2 अप टू EI -1 कोमा XI कोमा EI+1 अप टू EN वेयर XI बिलोंग्स टू GI। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ G एंड HI, G की तो अपने पास ये डेफिनेशन होगी और HI की डेफिनेशन ये है, इट इज़ ऑब्वियस दैट HI इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। क्यों? क्योंकि HI में आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहे हैं। जो GI ग्रुप्स हैं, कैपिटल GI ग्रुप्स हैं, उनके आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहे हैं और आइडेंटिटी एलिमेंट कभी इम्पिटी नहीं हो सकता, तो HI कभी भी इम्पिटी नहीं होगा। अगर हम H1 की बात करें तो वो होगा, क्या होगा? H1 X1 यहाँ पे X1 आ जाएगा, E2 आ जाएगा अप टू EN
अगर H2 की बात करें तो वो हो जाएगा अपने पास E1 X2 अप टू En। तो कोई भी HI है वो एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात लिखी हुई है, बाय द डेफिनेशन ऑफ जी तो एम्प्टी वैसे नहीं हो सकता, एंड HI इट इज ऑब्वियस दैट HI इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। अब देखिए HI में जो ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट है G1 G2 Gi-1 के, ये XI आ रहा है, ये XI आ रहा है किससे, ग्रुप Gi से। अब अगर मैं Gi के दो अलग अलग एलिमेंट लूँ, मान लेता हूँ मैं AI और BI दो अलग अलग एलिमेंट लूँ, तो उनके करस्पॉन्डिंग जो HI का एलिमेंट होगा वो क्या होगा, A होगा। A क्या आ जाएगा, मान लेते हैं लेट AI BI बिलोंग्स टू GI, देन A इज इक्वल टू E1 E2 EI-1, यहाँ XI की जगह AI आ जाएगा, क्योंकि मैं GI के दो अलग अलग एलिमेंट ले रहा हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग HI के जो एलिमेंट्स होंगे वो अपने को ये A और B मिलेंगे, जो दोनों HI से बिलोंग करेंगे। अब पहले अपने को प्रूव करना है कि HI वो G का सब ग्रुप है। तो HI G का सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि HI के दो एलिमेंट्स लेते हैं और उनका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट इनटू दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स का। ओके, अगर वो HI से बिलोंग कर गया तो इसका मतलब हुआ कि HI G का सब ग्रुप है, ठीक है। तो मैंने ये दोनों एलिमेंट GI के दो अलग अलग एलिमेंट लिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग अपने को HI के दो अलग अलग एलिमेंट मिल गए। अब मैं इनका ये प्रोडक्ट निकालता हूँ, A B का इन्वर्स। सो A की वैल्यू पुट कर दी और B की वैल्यू पुट कर दी, इसका इन्वर्स। अब इसका इन्वर्स करेंगे तो देखो आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, यहाँ सिर्फ ये सारे आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये सिर्फ BI है जिसका इन्वर्स करेंगे तो ये आ जाएगा BI इन्वर्स। ओके, तो इसको मैंने ये लिख दिया है, A वैसा का वैसा आ गया, इसका इन्वर्स जब इसको इन्वर्स पूरे एलिमेंट्स का इन्वर्स किया तो अपने पास ये आ गया। अब ये कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई होंगे, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई होंगे तो EI से मल्टीप्लाई होगा। तो दो आइडेंटिटी एलिमेंट अपने आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है तो अपने पास सेम चीज़ आती है। तो EI से मल्टीप्लाई होगा तो EI आ जाएगा, E2 से मल्टीप्लाई होगा तो E2 आ जाएगा, और अप टू यहाँ तक EI-1 से मल्टीप्लाई होगा तो EI-1 आ जाएगा। अब AI BI इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा तो AI BI इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा। अब देखिए AI GI से बिलोंग कर रहा है और BI भी GI से बिलोंग कर रहा है, और GI क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो BI इन्वर्स भी ग्रुप GI में एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे अपने को पता चल गया कि AI भी ग्रुप G1 से बिलोंग कर रहा है और BI इन्वर्स भी ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो इनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो भी GI से बिलोंग करेगा। ओके, तो ये जो चीज़ है ये भी GI से बिलोंग कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा चीज़ है वो HI से बिलोंग कर रही है। Thus AB inverse belongs to HI. Whenever AB belongs to HI, AI BI inverse belongs to GI as GI is a group. क्योंकि GI एक ग्रुप है तो AI BI इन्वर्स उस ग्रुप से बिलोंग करेगा। ओके, तो ये वाली चीज़ है ये HI से बिलोंग कर जाएगी। तो अपने को पता चल गया कि AB इन्वर्स है वो HI से बिलोंग कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, HI एक G का सब ग्रुप है। ओके, नाउ अपने को पहले पार्ट में क्या प्रूव करना था कि HI है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल, देखो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है
कि मान लेते हैं कोई ग्रुप जी है और एच उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, जब इस ग्रुप का कोई एलिमेंट लें और इस ग्रुप जी का कोई एलिमेंट लें, इस ग्रुप एच का कोई एलिमेंट लें और इस ग्रुप का जो एलिमेंट लिया उसका इन्वर्स लें। ठीक है, अगर ये एच से बिलोंग कर जाए तो ये ग्रुप एच है वो ग्रुप जी का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ओके, तो ये हमने यही चीज़ हम यहाँ प्रूव करेंगे। नाउ लेट जी, ये ग्रुप जी का एक जनरल एलिमेंट हो गया, जिसका जी ग्रुप जी हो जाएगा वो G1 G2 G3 से लेके Gn बिलोंग्स टू जी, देन जी ए जी इनवर्स। ये ए एच आई से बिलोंग कर रहा है और जी का जी किससे बिलोंग कर रहा है, इस ग्रुप जी से, और ए बिलोंग कर रहा है एच आई से, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि एच आई है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो ए एच आई से आ गया, फिर जो ग्रुप जी का एलिमेंट है उसका इन्वर्स ले लिया, तो इसका तीनों का करेंगे हम। तो अपने पास ये जी लिख दिया मैंने, ये ए की वैल्यू लिख दी और ये जी इन्वर्स कर दिया, इस जी का इन्वर्स किया, तो ये इन्वर्स, ये सारे एलिमेंट्स का इन्वर्स हो जाएगा। अब इसका कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे तो G1 G1 इन्वर्स। ठीक है, तो ये देखो E1 को जब हम G1 इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो G1 इन्वर्स ही आ जाएगा, और आगे क्या है G1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये G1 है वो अपने इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट देता है, तो ये E1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये E1 आ गया, ये भी E2 आ जाएगा, सिर्फ ये एलिमेंट बचेगा, तो Gi इन्वर्स, ये भी En बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये अपने को प्रूव करना है कि एच आई से बिलोंग करेगा। अब देखिए ए आई जी आई से बिलोंग कर रहा है और जी आई भी ए आई जी आई से बिलोंग कर रहा है और जी आई भी कैपिटल जी आई से बिलोंग कर रहा है। अब जी आई क्या है, ग्रुप है, तो ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इस जी आई का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो वो भी जी आई में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं तो वो भी किससे आएगा, जी आई से बिलोंग करेगा, तो ये वाली चीज़ जी आई से बिलोंग कर जाएगी। ओके, जी आई से बिलोंग कर जाएगी, तो जो एच आई की डेफिनेशन थी, एच आई को जिस प्रकार से इन्होंने डिफाइन किया था वो यहाँ आ गया, तो ये पूरी चीज़ किससे बिलोंग कर जाएगी, एच आई से बिलोंग कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि जी ए जी इनवर्स वो बिलोंग कर रहा है एच आई से। दस जी ए जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच आई whenever G belongs to G and A belongs to HI, hence HI is a normal subgroup of G। तो ये किसी भी ग्रुप सब ग्रुप को अगर हमें नॉर्मल प्रूव करना है तो ये नॉर्मल प्रूव करने के लिए हम ये कंडीशन यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमने इस एच आई के लिए ये कंडीशन लगाई, तो यहाँ से अपने को पास ये प्रूव हो गया कि एच आई है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। दूसरे पार्ट में अपने को प्रूव करना था एच आई इज आइसोमॉर्फिक टू जी आई। अब किसी सब ग्रुप को या किसी ग्रुप को किसी दूसरे ग्रुप का अगर हमें आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है तो उसके लिए तीन कंडीशन होती है। पहला, जो हम मैपिंग डिफाइन करेंगे वो मैपिंग कैसी होनी चाहिए, होमोमॉर्फिक होनी चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन है कि वो मैपिंग है वो बाइजेक्टिव होनी चाहिए, यानी 1 1 एंड 1 2 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हम बोल देंगे कि जो दोनों ग्रुप हैं जिस पे हम मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं वो आपस में आइसोमॉर्फिक है। तो यहाँ से हम देखेंगे let us define a mapping f from
GI टू HI। ओके, जिसको हमें जैसे हमें यहाँ HI को GI का आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है, ठीक है। तो HI को हम लेते हैं हमेशा कोडोमेन साइड में। जिस ग्रुप का आइसोमॉर्फिक डिफाइन करना है तो उसको तो हम लेंगे कोडोमेन साइड में, और जिस ग्रुप का आइसोमॉर्फिक डिफाइन करना है, यानी कि यहाँ में क्या करना है, HI को GI का आइसोमॉर्फिक डिफाइन करना है। तो HI को हम ले लेंगे कोडोमेन साइड में और GI को डोमेन साइड। तो यहाँ से हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे फ्रॉम GI टू HI। अब ये मैपिंग हमने डिफाइन कर दी, और इस फंक्शन को इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, f ऑफ GI, इस GI का कोई भी एलिमेंट ले लें तो वो अपने पास ये देगा, यानी f ऑफ GI की वैल्यू ये होगी, ठीक है, फॉर ऑल GI बिलोंग्स टू GI। देखिए यहाँ पे जो GI का एलिमेंट है वो GI है, और HI का जो एलिमेंट होगा वो इस फॉर्म में ही होगा, क्योंकि HI को इन्होंने इसी फॉर्म में डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इस फंक्शन को भी डिफाइन करेंगे कि जब हम इसमें GI की वैल्यू पुट करेंगे तो वो ये वाली फॉर्म हमें देगा। ऑब्वियसली f इज वेल डिफाइंड, ये तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि हमने यहाँ इसको वेल डिफाइन किया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, होमोमॉर्फिक के लिए पहले हम प्रूव करेंगे कि जो मैपिंग f है वो होमोमॉर्फिक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि f ऑफ इस GI के दो एलिमेंट्स लेंगे, मान लेते हैं AI और BI लेते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यू अगर f ऑफ AI f ऑफ BI के इक्वल आ गई तो ये मैपिंग है वो होमोमॉर्फिक होगी। तो हमें ये प्रूव करना है पहले। तो f ऑफ AI BI क्या आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए जब हम GI पुट कर रहे हैं तो ये GI यहाँ आ रहा है, तो जब यहाँ AI BI रखेंगे तो ये GI की जगह क्या आ जाएगा, AI BI। ओके, तो ये हो गया AI BI। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। एक पार्ट हो जाएगा E1 E2 से EI-1 EI+1 अप टू EN। सेकेंड पार्ट हो जाएगा E1 E2 से लेके EI-1 BI अप टू EN। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ये कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई होंगे, तो EI जब EI से मल्टीप्लाई होगा तो EI देगा, E2 से मल्टीप्लाई होगा E2 देगा, या AI BI से मल्टीप्लाई होगा तो AI BI आ जाएगा। बाकी ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही देंगे, ठीक है। अब ये क्या लिखे हुए है, ये f ऑफ AI लिखी हुई है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखिए GI की जगह AI लिखूँ तो ये AI आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन में GI की जगह AI आ जाएगा, और ये चीज़ भी सेम एक्सप्रेशन लिखे, तो ये f ऑफ AI बन जाएगा, और ये f ऑफ BI है। इसका मतलब होगा कि f ऑफ AI BI इज इक्वल टू f ऑफ AI इंटू f ऑफ BI, तो दस f इज ए होमोमॉर्फिज्म। अब हमें प्रूव करना है कि जो मैपिंग है वो 1 1 एंड ऑन टू है। 1 1 के लिए हम क्या करते हैं कि f GI के दो एलिमेंट लेते हैं और उनकी जो f इमेज है उसको इक्वल मान लेते हैं। ओके, अगर हम इमेज को इक्वल मान लेते हैं तो उनकी जो प्री इमेज है अगर वो इक्वल आ गई तो हम कह देंगे कि f 1 1 है। ओके, तो ये f ऑफ AI है, यानी AI की f इमेज है, इसी प्रकार BI की f इमेज है। यानी हमने क्या किया, जो डोमेन, ये डोमेन क्या कहाँ से आ रही है, GI से आ रही है। डोमेन के दो एलिमेंट्स ले लिए और इनकी जो f इमेज आ रही है उसको मैं इक्वल मान रहा हूँ। अगर यहाँ से मैं ये प्रूव कर दूंगा कि AI BI भी आपस में इक्वल हैं,
तो हम कह देंगे कि ये जो गिवन मैपिंग है ये 1 1 है। तो मैं एफ ऑफ ए आई इजक्वल टू एफ ऑफ बी आई, एफ ऑफ ए आई की वैल्यू पुट कर दी इजक्वल टू एफ ऑफ बी आई। तो यहाँ पे जो इक्वल, जब इसको इक्वल करेंगे तो ई आई के इक्वल आ जाएगा, ये एलिमेंट वाइज इक्वल होंगे, ठीक है। तो ए आई किसके इक्वल आ जाएगा, बी आई के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ई आई के इक्वल होगा, ई टू के इक्वल होगा। इसी प्रकार ई आई माइनस वन के इक्वल होगा, ए आई बी आई के इक्वल होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स इधर वाले एलिमेंट्स के इक्वल होंगे। तो यहाँ से अपने को पता चल गया है कि ए आई बी आई के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ एफ 1 1 है। अब ऑन टू के लिए क्या करते हैं कि हम जो कोडोमेन साइड में एक एलिमेंट लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें डोमेन साइड में कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाए कि अगर हम उसकी एफ इमेज लें तो अपने पास जो कोडोमेन साइड में एलिमेंट लिया था वो आ जाए, तो वो मैपिंग क्या हो जाएगी, ऑन टू हो जाएगी। ओके, सो हम कोडोमेन साइड में ये एलिमेंट ले लिया जो कि एच आई से बिलोंग कर रहा है। देयर एग्जिस्ट ए आई बिलोंग्स टू जी आई। तो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो डोमेन जी आई है उसमें एक एलिमेंट ए आई एग्जिस्ट करेगा जिसकी हम अगर एफ इमेज लें तो ये अपने पास ये वाली आ जाएगी। ओके, इसका मतलब हुआ एफ ऑन टू है। अब हमने देखो होमोमॉर्फिज्म भी, मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव कर दिया और मैपिंग को 1 1 ऑन टू भी प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ आइसोमॉर्फिज्म है और मॉर्फिज्म का साइन ये होता है, दो ग्रुप दे रखे थे एच आई एंड जी आई, वो आपस में आइसोमॉर्फिक है फॉर ईच आई। थर्ड पार्ट में अपने को प्रूव करना था कि each G belongs to G can be written uniquely as product of elements from H1। यानी G का, कैपिटल G का अगर हम कोई भी एलिमेंट इन जनरल G लें तो उसको हम HI के एलिमेंट्स के, HI का मान लेते हैं H1 है, H2 है, H3, इनके एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट है वो यूनिक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि और कोई दूसरा भी एलिमेंट्स ले लें उनका प्रोडक्ट करे तो भी जी आ जाए। जो एलिमेंट्स ले रहे हैं और जिनका प्रोडक्ट करें वो यूनिक है। ओके, सो अपने को ये प्रूव करना है। तो देखिए, लेट जी, कैपिटल जी का एक एलिमेंट है जी, तो जी को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिलोंग्स टू कैपिटल जी, देन जी। अब इसको देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जी1 को ऐसे लिख दिया, जी1 ई2, ये एक कलेक्शन ये ले लिया, एक कलेक्शन ये ले लिया, एक कलेक्शन ये ले लिया। अब ये चीज़ देखिए, ये H1 से बिलोंग कर रही है क्योंकि H1 में मैंने क्या बताया था, H1 क्या बनेगा यहाँ पे G1 E2 से लेके EN तक, H2 क्या बनेगा E1 G2 से लेके EN तक। तो ये चीज़ देखिए, ये H1 लिखा हुआ है, ये H2 लिखा हुआ है, तो ये लास्ट वाला H1 हो जाएगा। दस G कैन बी expressed as product of elements of H1, H2, Hn for uniqueness। यूनिकनेस ये तो हो गया कि हम H1, H2, H3 से लेके Hn तक के एलिमेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट के रूप में जो कैपिटल जी है उसके एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट है वो यूनिक होना चाहिए, इसके लिए क्या करते हैं हम कि जी को, एक तो ये फॉर्म होगी, दूसरी एक फॉर्म मान लेते हैं कि और एग्जिस्ट कर रही है जिसके एलिमेंट्स हैं G1 डैश E2 E3 से लेके EN, फिर दूसरे E1 G2 डैश EN, ये हो गए, एक तो ये फॉर्म हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। तो जब इसको मैं कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करूँगा तो ये यहाँ से आ जाएगा G1 G2 से लेके GN
और जब इसको कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा G1 डैश कोमा G2 डैश से लेके Gn डैश। ओके, अब ये दोनों G के बराबर हैं तो ये आपस में भी इक्वल होंगे, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा कि G1 है वो G1 डैश के बराबर होगा, G2 है वो G2 डैश के बराबर होगा। यानी ये जो एलिमेंट्स हैं वो यूनिक है और इन एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को से हमें G मिल रहा है। तो यहाँ से देखिए ये आ गया अपने पास G1 इजक्वल टू G1 डैश, G2 इजक्वल टू G2 डैश एंड Gn इजक्वल टू Gn डैश। Thus G belongs to capital G can be written uniquely as product of elements of H1, H2 up to Hn। ओके, तो इस वीडियो में हमने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड एक थ्योरम प्रूव किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।